मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। सभी पढ़ें सभी बढ़ें। आज के लेक्चर में हम बिना समय गवाए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन पे चर्चा करेंगे। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक। पहला बिंदु है नीड रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का आवश्यकता घटाओ। हमारे संवेद जैसे कि भूख, निद्रा, प्यास इत्यादि यदि परिपूर्ण न हो तो अंगों में तनाव उत्पन्न करते हैं। जागृत आवश्यकताओं की पूर्ति कर इन तनावों का निकास कम किया जा सकता है। इसे अभिप्रेरणा का आवश्यकता घटाओ का सिद्धांत अथवा संवेदना घटाओ सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। दूसरे बिंदु पे चर्चा करते हैं योग्यता को अर्जित करना। अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस। रॉबर्ट डब्ल्यू वाइट के अनुसार आधारभूत संवेदनाओं से संबंधित व्यवहार की तुलना में किया गया अन्य व्यवहार प्रयासों के संगठन के रूप में माना जा सकता है, जो कि योग्यता अर्जित करने के लिए प्राय करते हैं। लोगों का कार्य, विचार, जांच पड़ताल और प्रदर्शन का हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। इसीलिए योग्यता को अर्जित करना हमारे जीवन को मोटिवेट करता रहता है। अगला बिंदु है नीड ऑफ एडक्वेसी। उपयुक्तता की आवश्यकता। कॉम्बस के अनुसार प्रायः लोग अपने आत्म को बनाए रखने और अपने आत्म को बढ़ाने का कार्य करते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन में सुरक्षा और स्थायित्व का अनुभव कर सकें। ये आवश्यकता अभिप्रेरक के रूप में ही कार्य करती है। अगला बिंदु है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मास्लो ने कहा है कि यह व्यक्ति की स्वयं की जीवन में अधिक रचनाशीलता, अति प्रभावकारिता और संतोषजनक भूमिका की क्षमताओं का अनुभव करने की आवश्यकता होती है और अधिक उपादेयता के अनुभव की आवश्यकता होती है। आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता हमें हमारे जीवन में मोटिवेट करती रहती है। अगला बिंदु है नीड टू रिलेट टू अदर्स। दूसरों को सुनाने की आवश्यकता। मनुष्य में दूसरों के साथ लोगों के सुख दुख में उनको सुनने की इच्छा होती है। व्यवहार भी इस प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति को निर्देशित करता है, इसलिए ये भी एक अभिप्रेरक के रूप में कार्य करता है। अगला बिंदु है नीड फॉर स्टेटस। हर व्यक्ति में अपने स्वयं की एक स्तर की स्वाभाविक इच्छा होती है। हर व्यक्ति अपने समूह में महत्व और योग्यता के रूप में अपनी पहचान की इच्छा रखता है। बालकों में भी समान प्रवृत्ति होती है। ये उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगला बिंदु डिस्कस करते हैं नीड फॉर अफेक्शन। आकर्षण के लिए आवश्यकता। आकर्षक व्यक्ति को कठिन कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आकर्षण क्या करता है? व्यक्ति को कठिन से कठिन कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और वह सफलता के लिए प्रत्येक पद्धति का प्रयास करता है। लेकिन आकर्षक का अभाव इच्छित तरीके से कठिन और जटिल समस्याओं के लिए कार्य करने को कभी भी निर्देशित नहीं करती है। अगला बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रायः होता है पुरस्कार और दंड। रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। शिक्षक को शक्ति का सीमित ही प्रयोग करना चाहिए। पुरस्कार को सफलता के रूप में जाना जाता है और आनंद प्राप्त होता है, जबकि दंड का संबंध असफलता से होता है और इसमें प्रायः दुख ही प्राप्त होता है। पुरस्कार अंकों, योग्यतांक, इनाम, वरीयता प्रमाण पत्र, रंग इत्यादि के रूप में भी दिया जा सकता है। विद्यार्थी पुरस्कार जीतने पर दृढ़ता से अभिप्रेरित हो जाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों के लिए दंड उत्तम उद्दीपन होता है। इसीलिए कक्षा में छात्रों के स्वभाव के अनुसार इन दोनों प्रेरकों का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया जाना चाहिए, पुरस्कार का और दंड का। आवश्यकता पड़ने पर पुरस्कार और दंड का प्रयोग जरूर करना चाहिए। नाउ द रेवरी
और कंपटीशन, प्रतिद्वंदिता या प्रतिस्पर्धा। प्रतिद्वंदिता बेचैनी, ईर्ष्या, घृणा इत्यादि उत्पन्न करती है और इसीलिए इसे निरुत्साहित किया जाना चाहिए और इसका स्थान सहयोग को दे देना चाहिए। और आत्म प्रतिद्वंदिता या स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में प्रतिद्वंदिता उत्तम सामाजिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक होता है। नाउ इमिटेशन, नकल। नकल के द्वारा बहुत सी वस्तुओं को सीख सकते हैं। नकल व्यक्ति का अन्य व्यक्ति पर इच्छित प्रभाव का परिणाम होता है और छात्र अन्य दूसरी विधि की तुलना में नकल के माध्यम से मूल्यों और दृष्टिकोणों के बारे में बहुत ही सरलता से सीख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सजेशन, सुझाव। शब्दों के द्वारा प्रतीकात्मक संचार का एक रूप होता है सुझाव। सिनेमा या समान संचार से प्रतीकों को बिना तार्किक आधार के स्वीकार किया जाता है और हम संवेगात्मक भावनाओं से निर्देशित होते हैं और हम इनके माध्यम से लर्निंग करने लगते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह। बिना पर्याप्त सूचना के दूसरों के बारे में बुरा सोचना ही पूर्वाग्रह है। पारिवारिक पूर्वाग्रह, समूह और जाति पूर्वाग्रह ये भी प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। नाउ द प्रेज एंड ब्लेम, प्रशंसा और भर्त्सना। प्रशंसा और भर्त्सना अधिक प्रभावकारी होती है। ये बहुत ही अधिक प्रभावकारी होती है जब वे अधिगमकर्ता के अनुमान में लिए गए व्यक्ति से आते हैं। प्रशंसा का पुरस्कार औसत और निम्न बालकों को उद्दीप्त करता है। लड़कों की तुलना में लड़कियां प्रशंसा की अधिक इच्छुक रहती हैं। प्रायः आपने देखा होगा। शिक्षक को यह ज्ञान होना ही चाहिए कि प्रशंसा और भर्त्सना का कहाँ प्रयोग करना है। एक सफल अध्यापक द्वारा बालकों को अभिप्रेरित करने के लिए उपयुक्त समय पर प्रशंसा या भर्त्सना का प्रयोग करना ही चाहिए। नाउ द सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्मधारणा। हर व्यक्ति को अपनी स्वयं की धारणा के अनुसार वस्तुओं को धारण करता है और आत्मधारणा आंतरिक आवश्यकताओं या पर्यावरणीय ज़रूरतों और बलों के लिए निर्देशित करती है। शिक्षक को बालक की पर्याप्त और सही आत्मधारणा के विकास में सहायता करनी चाहिए और व्यक्ति की स्वयं या आत्मधारणा के बारे में प्रत्यक्षीकरण सर्वाधिक निजी तथा व्यवहार की महत्वपूर्ण प्रेरक होती है। स्वयं में आज ये अभिप्रेरणा का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहा हूँ। अगला चैप्टर है जो कि यूपी टेट, यूपी एडेड जूनियर सिलेक्शन एग्ज़ाम, सी टेट, हरियाणा टेट और राजस्थान टेट जिसको कि आप रीट के नाम से जानते हैं, इन सभी परीक्षाओं में इस बिंदु से ज़रूर प्रश्न आएंगे। तो मैं अब ये बिंदु डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगला चैप्टर है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एमएड एंट्रेंसेस में मेमोरी और फॉरगेटिंग से 1 से 2 प्रश्न प्राय आते हैं। किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान या बाल विकास और शिक्षण विधियाँ से सवाल होंगे, वहाँ स्मृति और विस्मृति से ज़रूर सवाल आएंगे। तो गाइस बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हमारे जीवन में स्मृति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारी स्मृति भंडार गृह है जिसमें हमारे अतीत के लाखों अनुमान समाहित हुए रहते हैं। स्मृति में हमारे द्वारा शैशवावस्था से अर्जित ज्ञान, कौशल, अनुभव, भावनाएं और दृष्टिकोण होते हैं। इसके लिए हम एक शब्द में कहें तो इसका मतलब होता है याददाश्त। स्मृति और याददाश्त दोनों शब्द एक ही है, इसका एक ही अर्थ होता है। स्मृति को संज्ञा के अर्थ में और याददाश्त को क्रिया के अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। स्मृति की आधारभूत शर्त अधिगम होती है। अधिगम का प्रभाव स्मृति सूत्रों के रूप में बना रहता है। जिस किसी का भी हम अधिगम करते हैं वह हमारे मस्तिष्क के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में स्मृति सूत्र के रूप में सुरक्षित रहता है। स्मृति सूत्र मस्तिष्क में प्रभाव
या अधिगम अनुभवों के संकेत के समान होता है। और जब हमारे जीवन के अतीत के अनुभवों को पुनः याद करते हैं तो हम स्मृति सूत्रों का प्रयोग करते हैं। मस्तिष्क में कॉर्टेक्स को स्मृति का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। कॉर्टेक्स जो है मस्तिष्क का अंग, वहीं स्मृति आपकी सुरक्षित रहती है, वहीं से स्मृति होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा। मैं प्रमुख मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रियों के शिक्षा मनोविज्ञान के स्मृति पर महत्वपूर्ण प्रतिभाषाओं को अब व्याख्यान्वित करने जा रहा हूँ। तो वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने कहा है कि पूर्व में जिसका अधिगम किया गया है उसे याद करना ही स्मृति है। इसके बाद रॉस ने कहा है कि स्मृति एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें धारणा और अनुभवों के प्रत्यास्मरण का स्वभाव स्थापित किया जाता है। स्पीयरमैन ने कहा है कि स्मृति ज्ञानात्मक घटनाओं को रखती है जिनके होने से रुचि स्थापित होती है और उनके पुनरावर्तन को सहज करती है। ये स्पीयरमैन ने कहा है। तो वुडवर्थ ने जो कहा है उसको मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ एक बार। मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेंबरिंग व्हाट हैज़ प्रीवियसली बीन लर्नड, वुडवर्थ। नाउ रॉस ने जो कहा है उसको भी मैं अंग्रेजी में व्याख्यायित कर देता हूँ। मेमोरी इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्पोजिशंस, देयर रिटेंशन एंड द रिकॉलिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस। और स्पीयरमैन ने स्मृति के बारे में कहा है कि मेमोरी कंसिस्ट ऑफ cognitive events which by occurring establish depositions which facilitate their recurrence. Now the क्लॉज मेयर स्मृति में बहुत सी पृथक अधिगम गतिविधियों का अनुकूलन है, जैसे कि धारण, प्रत्यास्मरण और पहचान। Memory consists of a number of distinct learning such as retention, recall and recognition. Stout states that स्मृति आदर्श पुनर्जन्म है। आदर्श पुनर्जन्म केवल पुनः उत्पादनकारी होता है जिसमें अतीत के अनुभवों की वस्तुओं को यथासंभव उनके मूलभूत संयोग के तरीके और क्रम में पुनः स्थापित किया जाता है। मेमोरी इज़ द आइडियल रिवाइवल so far as ideal revival is merely reproductive, in which the objects of past experiences are reinstated as far as possible in the order and manner of their original occurrence, stated by Stout. Now रायबर्न ने कहा है, जिस शक्ति द्वारा अपने अनुभव को संचित करते हैं और कालांतर में उनका पुनर्चेतना के क्षेत्र में लाते हैं, उसी को स्मृति कहते हैं। मेमोरी इज़ द पावर दैट वी हैव टू स्टोर आवर एक्सपीरियंसेस एंड टू ब्रिंग देम इनटू द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस सम टाइम आफ्टर द एक्सपीरियंसेस हैव ऑकर्ड। स्मृति में प्रमुख रूप से 4 कारक सम्मिलित होते हैं: लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान। अधिगम पहला कारक है या प्रथम क्रिया है जो नए अनुभव को पहचानने और व्यवहार परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। एक पर्याप्त समयावधि के लिए अतीत के अनुभव को सुरक्षित रखना धारण है। धारण अधिगम का अनुसरण करता है। जिस किसी का भी हम अधिगम करते हैं वो मस्तिष्क में संग्रहित या तो सुरक्षित हो जाता है। अतीत के अनुभवों को पुनः उत्पन्न करना ही पुनः स्मरण है। पुनः स्मरण धारण पर निर्भर करता है। यदि कुछ धारण नहीं होगा तो कुछ भी पुनः स्मरण नहीं होगा। इसके बाद कारक पहचान। पहचान पूर्व अनुभवों की जानकारी है जो मस्तिष्क में संरक्षित होती है। यह हमारे द्वारा पूर्व परिचित वस्तुओं या पदार्थ को जानने और पहचानने से संबंधित होती है।
अधिगम का धारण से घनिष्ठ संबंध होता है और धारण का पुनः स्मरण और पुनः स्मरण का पहचान से गहन संबंध होता है। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरीज, जिसमें शॉर्ट मेमोरी एंड लॉन्ग मेमोरी। उसके बाद हम आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्मृति के 3 स्तरों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें ज्ञानेंद्रिय स्मृति, अल्पावधि स्मृति, दीर्घावधि स्मृति। इस प्रकार से और हम चर्चा करेंगे द इनपुट एंड आउटपुट मॉडल्स फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड और भी टॉपिक चर्चा करेंगे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरे CDP के लेक्चर्स यूपी एडेड जूनियर सिलेक्शन एग्ज़ाम्स, यूपी टेट, यूपी सुपर टेट, यूपी प्राइमरी, KVS, NVS के PRT एग्ज़ाम्स और मिडिल एग्ज़ाम्स में, इसके साथ ही साथ राजस्थान रीट, हरियाणा टेट, हिमाचल टेट, ऑल ओवर इंडिया कोई भी टेट हो, हर जगह बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल शिक्षण शास्त्र और शिक्षण विधियों के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। टेट के सिलेबस में मैं बताना चाहूँगा 30 नंबर के बाल मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों से क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के लैंग्वेज से क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज में भी 15 नंबर के भाषा के अधिगम और 15 नंबर के व्याकरण होते हैं। इसी प्रकार से आपके सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार से टेट के क्वेश्चन का प्रारूप है। तो 30 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और लैंग्वेज के जो 15-15 नंबर के भाषा अधिगम के क्वेश्चन है, तो कुल मिला के आपके 60 क्वेश्चन आते हैं एजुकेशन के सिलेबस से, जिसमें कि 30 क्वेश्चन बाल विकास और शिक्षण विधियों से होते हैं। तो बहुत ही ध्यान से मेरे शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास शिक्षण विधियों के लेक्चर्स को आप सुनते रहें। मेरे शिक्षा शास्त्र के लेक्चर्स अनवरत आते रहेंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी के एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में मेरे लेक्चर से बहुत से क्वेश्चन फंसेंगे। आप मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुने। एजुकेशन के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेशन से BA या MA कर रहे हैं, उनको भी मेरे लेक्चर्स बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे। तो मेरे लेक्चर्स को ज़रूर सुने। मेरे चैनल का नाम है कॉम्टेरिया। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जम कर लड़ा नहीं। कॉम्टेरिया। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। धन्यवाद।